Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own educational channel Gyan Ki Modi. Dear students, today in this video we are going to get the question answer done of your chapter 2 from your book Beehive. The name of the chapter is The Sound of Music, Part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. As we know that we have already done the exercises of chapter 2 part 1 in previous video. So without any further delay, let's get started to the video from the first question. Tick the right answer. Dear students, you will have to choose one right word in the sentence. The first is The dash was a reeded noise maker. अब आपको पता है कि क्या चीज़ बैन की गई हुई थी. उस समय पुंगी को बैन किया गया था. द पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर. तो आपका सही जो वर्ड निकलता है वो है शहनाई ना होकर पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर. एंड द सेकेंड सेंटेंस इज डैश ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई. किसने पुंगी को शहनाई में परिवर्तित किया था, बदल दिया था? तो आपका राइट आंसर निकलता है अ बार्बर ट्रांसफॉर्म्ड द पुंगी इनटू शहनाई. एक नाई ने पुंगी को शहनाई में परिवर्तित कर दिया था. एंड द थर्ड सेंटेंस इज बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वर डैश. डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह खान के पैतृक पूर्वज जो थे वो बार्बर न होके पेशेवर संगीतकार थे. तो डेफिनेटली योर आंसर शुड बी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. नेक्स्ट इज बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम डैश. आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने अंकल, मैटरनल अंकल यानी मामा से सीखा था. तो उनका नाम था अली बख्श. तो डेफिनेटली योर आंसर शुड बी अली बख्श. एंड द नेक्स्ट इज बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड वॉज टू. Definitely it's Afghanistan. Now dear students, let's have a look on the answers again. First is the pungi was a reeded noise maker. Second is a barber transformed the pungi into shehnai. The third is Bismillah Khan's paternal ancestors were professional musicians. Fourth is Bismillah Khan learned to play the shehnai from Ali Baks. And the last is Bismillah Khan's first trip to abroad was to Afghanistan. Now forwarding to the next question. Find the words in the text which show Ustad Bismillah Khan's feelings about the items listed below. Then mark a tick in the correct column. Discuss your answer in class. पाठ में उन शब्दों को खोजें जो नीचे सूचीबद्ध वस्तुओं के बारे में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की भावनाओं को दर्शाती हैं. बिस्मिल्लाह खान की फीलिंग्स के बारे में कुछ दिया हुआ है. उनके बारे में आपको ये बताना है कि वे पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या न्यूट्रल हैं. बिस्मिल्लाह खान की फीलिंग्स के बारे में 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं. द फर्स्ट इज टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक. तो डियर स्टूडेंट्स, जब बिस्मिल्लाह खान 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, तो इस प्रिय उपाधि को छाती पर रखे हुए उन्होंने अपनी आंखों में अद्भुत प्रसन्नता के साथ कहा था कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दें. ये हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है. यहाँ तक कि पश्चिमी सभ्यता के लोग भी हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं. तो ये क्लियर हो जाता है कि इस फीलिंग के बारे में उनके विचार जो थे वो पॉजिटिव थे. तो हमें टिक करना है पॉजिटिव. सेकंड पॉइंट है द फिल्म वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया. डियर स्टूडेंट्स, फिल्मी दुनिया के बारे में उनके क्या विचार थे? उन्होंने कहा था आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड. मतलब उन्होंने कहा था मैं फिल्मों की कृत्रिम दुनिया और ग्लैमर यानी तड़क भड़क के साथ समझौता नहीं कर सकता. तो इससे क्लियर हो जाता है कि उनके इस बिंदु पर जो विचार थे वो नेगेटिव थे. द नेक्स्ट पॉइंट इज माइग्रेटिंग टू द यूएसए. यूएसए को प्रस्थान के बारे में उनके क्या विचार थे? तो जब हमने चैप्टर रीड किया था तो हमें याद है कि उनके एक छात्र ने यूएसए के बारे में एक बात कही थी कि एक शहनाई स्कूल का प्रमुख बनाना चाहते थे. उनको उस छात्र ने मंदिरों की हूबहू नकल करके बनारस जैसे वातावरण की रचना करने का वादा किया था. लेकिन बिस्मिल्लाह खान के जो फीलिंग्स थी इसके बारे में, उन्होंने क्या बोला था कि क्या वे गंगा नदी को भी अमेरिका में ला सकते हैं. उसके बाद उस बात को याद करते हुए उन्होंने यही कहा था कि दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैं
मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को याद करता हूँ, जब मुंबई में होता हूँ तो केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डमराव के बारे में, अद्भुत मट्ठे के बारे में सोचता हूँ, उसकी कमी को महसूस करता हूँ। इसलिए हम कह सकते हैं, ये क्लियर हो जाता है कि इस पॉइंट के विषय में जो उनकी फीलिंग्स थी वो नेगेटिव थी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्लेइंग एट टेम्पल्स, मंदिरों में शहनाई वादन। तो इसके बारे में उनके क्या विचार थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी, आइए जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण है, जो ये सहज स्वीकार करता है कि उनके जैसा श्रद्धालु मुसलमान भी काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह शहनाई बजा सकता है। भाई ये बात तो ये बिल्कुल क्लियर कर देती है कि प्लेइंग शहनाई एट टेम्पल्स वॉज हिज पॉजिटिव फीलिंग। नाउ फॉरवर्डिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, गेटिंग द भारत रत्न। तो भाई बेशक भारत के सर्वोच्च पुरस्कार की प्राप्ति के बाद किसी की भी फीलिंग पॉजिटिव ही रहने वाली है, नो डाउट इट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट इज द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा का तट। इसके विषय में उनकी क्या फीलिंग्स थी, आइए जानते हैं। डियर व्यूवर्स, गंगा के बहते पानी से प्रेरित होकर तत्काल ही वो नए रागों की रचना कर लेते थे, जो पहले शहनाई की जो सीमा थी उस क्षेत्र से परे समझे जाते थे। तो भाई इस बात से क्लियर हो जाता है दैट द बैंक्स ऑफ गंगा वॉज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू बी इंस्पायर्ड टू प्ले शहनाई वेल। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट, लिविंग बनारस एंड डमराव, बनारस और डमराव को छोड़ना। Dear students, it was not at all easy for बिस्मिल्लाह to leave बनारस एंड डमराव। भाई जब वो विदेश में होते थे तो हिंदुस्तान को देखने की इच्छा करते थे, जब मुंबई में होते थे तो केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचा करते थे, और जब वो बनारस में होते थे तो डमराव के अद्भुत मट्ठे की कमी को महसूस किया करते थे। तो भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो डमराव और बनारस को आसानी से छोड़ सकते? तो ऑब्वियसली योर आंसर शुड बी नेगेटिव। Now forwarding to the next question, answer these questions in 30 to 40 words. First is, why did औरंगजेब ban the playing of the पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी वादन पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? तो आप सभी जानते हैं कि सम्राट औरंगजेब ने पुंगी वादन पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया था क्योंकि इसकी ध्वनि जो थी वो तीखी और कर्कश थी। Answer is, Emperor Aurangzeb banned the playing of the pungi because it had a shrill and unpleasant sound. Next question is, how is a शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? शहनाई किस प्रकार पुंगी से भिन्न है? तो पुंगी के विपरीत शहनाई एक प्राकृतिक खोखला तना से बनी हुई है जो लंबी और चौड़ी है। इस शहनाई पर भी 7 छेद होते हैं। जब इनके कुछ छिद्रों को बंद व खोलते हुए बजाया जाता है तो ये कोमल और मधुर ध्वनि पैदा करता है। अनलाइक पुंगी, शहनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर. It also has 7 holes on its body. When it is played by the closing and opening of some of the holes, it produces soft and melodious sounds. Hence, it is different from the pungi. Next question is, where was the shahnai played traditionally? How did Bismillah Khan change this? शहनाई पारंपरिक रूप से कहाँ बजाई जाती थी? बिस्मिल्लाह खान ने इसमें क्या परिवर्तन किया? तो शहनाई जो थी पारंपरिक रूप से पहले दरबारों, मंदिरों और विवाहों में बजाई जाती थी। बिस्मिल्लाह खान ने इसमें कैसे परिवर्तन किया है? इसके रागों की उत्पत्ति की, जो पहले शहनाई वादन की सीमा से परे होती थी। इसलिए उनके कारण शहनाई अब सांस्कृतिक मंचों पर भी बजाई जाती है। द शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. Bismillah Khan changed this by improvising and creating ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. So because of him, now Shehnai is also played on classical stage. Fourth question is, when and how did Bismillah Khan get his big break? कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को उनका बड़ा अवसर मिला? तो भाई उत्तर ये है कि 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत के द्वारा बिस्मिल्लाह खान को उनका बड़ा अवसर मिला। जल्दी ही वे रेडियो पर अक्सर सुनाई देने वाले शहनाई वादक बन गए। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938.
He soon became an often heard Shehnai player on radio. Your next question is, where did Bismillah Khan played the Shehnai on 15th of August 1947? Why was the event historic? Dear students, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ शहनाई बजाई? यह घटना ऐतिहासिक क्यों थी? डियर स्टूडेंट्स, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले में शहनाई वादन किया था और ये घटना ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि इस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी और स्वतंत्र भारत को शहनाई से अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने थे. ऑन 15th of August 1947, बिस्मिल्लाह खान played the शहनाई from the Red Fort. It was a historic day as India gained independence on that day. He became the first Indian to greet the independent nation with his Shehnai. Forwarding to the next question, why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA? बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका में शहनाई स्कूल को चलाने के लिए क्यों मना कर दिया था? डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका में शहनाई स्कूल चलाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वे भारत छोड़ना ही नहीं चाहते थे, भारत से बाहर जाना ही नहीं चाहते थे. उनके एक छात्र ने मंदिरों की हूबहू नकल करके बनारस के वातावरण की रचना करने का वादा किया, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने यह कहकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था कि वे गंगा नदी को वहाँ अमेरिका में नहीं ला सकते हैं. Bismillah Khan refused to start a Shehnai school in USA because he could not live outside India. One of his students promised of recreating the atmosphere of Banaras by duplicating the temples in the city, but Bismillah Khan refused his offer by saying that he could not bring the river Ganga there. Well, your last question is, find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. पाठ से 2 ऐसे उदाहरण खोजिए जो ये दर्शाते हैं कि बिस्मिल्लाह खान भारत व बनारस से प्रेम करते थे. तो भाई पहला उदाहरण तो यही है कि जब उन्होंने अपने शिष्य के अमेरिका में शहनाई स्कूल को चलाने के आग्रह से इनकार कर दिया था, और दूसरा उदाहरण ये है कि जब वे विदेश में रहकर हिंदुस्तान को देखने के लिए तरस रहे थे. The first instance is when he turned down his students' offer to start a Shehnai school in the USA. The second instance is when he missed to see Hindustan while living in other countries. Well, we are going to get next exercise done of your chapter. From the text on Bismillah Khan, find the words and phrases that match these definitions and write them down. The number of the paragraph where you will find the words / phrases has been given for you in brackets. पाठ में से उन शब्दों को आपको ढूंढना है जो इन परिभाषाओं से मेल खाते हैं. अनुच्छेद यानी जो आपके पैराग्राफ्स दिए हुए हैं उनकी कोष्ठक में दी गई है वो संख्या जहाँ से आपको ये शब्द मिलेंगे. तो पहला है द होम ऑफ रॉयल पीपल. पैराग्राफ नंबर दिया हुआ है, पहले पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगा. द होम ऑफ रॉयल पीपल यानी शाही निवास, जो जहाँ पर शाही लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं. इससे जो मेल खाता हुआ हम अदर जो वर्ड है वो ढूंढ सकते हैं. रॉयल रेजिडेंस, रॉयल रेजिडेंस आपका आंसर निकलता है रॉयल रेजिडेंस. सेकंड इज द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहना. अकेले रहना 5वें पैराग्राफ में आपको दिया जा सकता है, पढ़ सकते हैं कि नदी के किनारे ही वो एकांत में प्रैक्टिस किया करते थे, वो उनका फेवरेट स्थान हुआ करता था. तो इसका आंसर है टू बी सॉलिट्यूड. द थर्ड इज अ पार्ट विच इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी, परम आवश्यक अंग. अगर आप पार्ट 2 की वोकैब्स में जाएंगे तो आपको मिलेगा इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट, यानी विदाउट विच पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, उसके बगैर कोई भी काम पूरा नहीं किया जा सकता. तो आपका आंसर है इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट. नेक्स्ट इज टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, कुछ ऐसा करना जो आपने पहले कभी ना किया हो, नया करना यानी इन्वेंट. आपका आंसर है इन्वेंट. नेक्स्ट इज विदाउट मच एफर्ट, यानी बिना किसी एफर्ट के, बहुत आसान है, बहुत इजी है, एफर्टलेसली. नेक्स्ट इज क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, तो जल्दी जल्दी और बड़ी संख्या में. तो थिक एंड फास्ट, उनको जो अवार्ड्स मिले थे वो बहुत जल्दी जल्दी मिले थे और बड़ी भारी संख्या में मिले थे, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं थिक एंड फास्ट. सो
these were the exercises and question answers of the chapter. We will definitely meet in the next video with the rest of the exercises of this chapter. Till then, keep taking a good care of yourselves. Thank you.